सर, अस्थमा वाले जो मरीज होते हैं वो ये हमेशा पूछते हैं, सवाल उनके मन में भी आता है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये कब तक लेनी है और इसके लिए कौन सी जांच करानी पड़ेगी। देखिए, अस्थमा जो है एक क्रॉनिक कंडीशन है। ठीक है, पहले अगर हम बात मान लें उसकी जांच की बात देखें तो एक पीएफटी की जांच होती है जिसको पल्मोनरी फंक्शन कहते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, स्पायरोमेट्री कहते हैं। उससे हम अस्थमा का डायग्नोसिस बनाते हैं कि अस्थमा है भी कि नहीं है। एक कंप्यूटर बेस्ड या एक डिवाइस बेस्ड होता है जिसमें आपको पूरी तरीके से तरह तरीके से फूकना पड़ता है, उसमें उसको हम स्पायरोमेट्री कहते हैं। दूसरी जैसे बताया कि अस्थमा एक क्रॉनिक डिसीज है। क्रॉनिक डिसीज मतलब कि ये बहुत लाइफ टाइम ही ये बीमारी रहती है। लेकिन अस्थमा में इतनी वेरिएबिलिटी है कि आदमी को कुछ महीने, साल में कुछ महीने तो उसको पता नहीं चलता कि अस्थमा है भी कि नहीं, क्योंकि अस्थमा इफेक्ट नहीं डालता उसकी लाइफ में, उसको परेशानी पैदा नहीं करता, लेकिन बीमारी तो हमेशा रहती है। दूसरा, कुछ साल ऐसे भी निकल जाते हैं लोगों के कि जब अस्थमा का कोई भी लक्षण उनको दिखाई नहीं देता। तो अस्थमा लाइफ टाइम वाली बीमारी है, लेकिन कुछ साल या कुछ महीने, लाइफ के कुछ साल या कुछ महीने हो सकता है कि कोई भी लक्षण आप में ना दिखें उस बीमारी के। और दवाई, अस्थमा की दवाई लाइफ टाइम लेनी होती है, पूरी जिंदगी लेनी होती है। सर, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि इन्हीलर्स और पंप लेने से उनके शरीर को कोई नुकसान पहुंचता है, तो ये आप बताइए इसके बारे में। जी देखिए, पंप और इन्हेलर और जो आपका डीपीआई डिवाइस है पूर्णतः सुरक्षित हैं। ये दो कारणों से सुरक्षित हैं। पहली बात तो जहाँ इनकी आवश्यकता पड़ रही है ये सीधे वहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ फेफड़े में आवश्यकता है तो सांस के द्वारा सीधा फेफड़े में पहुँच रहे हैं। दूसरा, इनमें डोज बहुत कम है, माइक्रोग्राम में डोज होता है, तो गोली या इंजेक्शन के मुकाबले इन्हेलर या डीपीआई डिवाइस बहुत ही सुरक्षित हैं। सर, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पंप लेने में उनको सही तरीका नहीं पता होता है कि पंप कैसे लें। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसमें ना आपको दवाई पूरी तरीके से इफेक्ट है वो अच्छे से काम करे, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जहाँ आवश्यकता है वहाँ पहुँचे। और इसमें टेक्निक बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी टेक्निक सही नहीं है तो दवाई सही तरीके से आपके फेफड़े में जाएगी नहीं और वहाँ असर भी नहीं करेगी। दो मुख्य इसमें अगर देखें हम मैकेनिज्म है। पहली बात तो आपकी लंबी गहरी सांस होनी चाहिए ताकि आपके फेफड़े तक दवाइयाँ पहुँचे। दूसरा, आपको सांस को थोड़ी देर के आपको रोकने की आवश्यकता होती है ताकि वो पाउडर जो आपके फेफड़े तक पहुँच गया है वो थोड़ा उसको बैठने का टाइम मिले। अगर आप जल्दी सांस छोड़ देते हैं तो वापस जो है वापस बाहर आ जाएगा सांस के द्वारा पाउडर, तो कम मात्रा में पाउडर फेफड़े तक पहुँचेगा। सर, आप तरीका बताइए कि दवाई अच्छे से बॉडी तक जाए और इफेक्टिव रहे। हाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम डिवाइस बहुत सारी होती हैं, हमारे पास कुछ अभी अवेलेबल डिवाइसेस हैं, हम उसको एक एक करके आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक है, इसको हम बोलते हैं डीपीआई डिवाइस। ये पिन बेस्ड डीपीआई डिवाइस है, इसमें पिन होता है। तो अगर आप कैप्सूल हम देखें तो इसको सबसे पहले इस तरीके से खोलें। ठीक है, इसमें एक जगह है, इस जगह में हमें एक कैप्सूल निकालना है। कैप्सूल की डिब्बी आपको खोलनी है और तुरंत ही बंद कर देनी कैप्सूल निकाल के, ताकि इसके अंदर नमी ना जाए। अगर इसके अंदर नमी चली जाएगी तो सारे कैप्सूल खराब हो जाएंगे। तुरंत बंद करके इसमें कैप्सूल आपको डालना है, इस तरीके से देखिए। फिर हम जो है इसको पूरा बंद करेंगे। ये पिन है नीचे, इस पिन से प्रिक करना होता है ताकि 2 छेद हो जाए। इस कैप्सूल में पाउडर होता है जो कि सांस के द्वारा फेफड़े के अंदर जाता है। जब इसमें छेद हो गया तो आपको इसको इस तरीके से होल्ड करना है। आप अगर इसको दबा के होल्ड करेंगे तो ठीक से कैप्सूल घूमेगा नहीं। जब कैप्सूल ठीक से घूमेगा नहीं तो ठीक से अंदर से पाउडर नहीं जाएगा, इसलिए इसको इस तरीके से आपको पकड़ना है। अब आपको इसको मुंह में ऊपर लाना है, गर्दन को हल्का सा ऊपर करना है, गर्दन के ऊपर करना, ताकि आपकी जो है आपके मुंह के अंदर की कैविटी, ट्रेकिया एक ही लाइन में आ जाए ताकि आसानी हो पाउडर को अंदर जाने में। तीसरा स्टेप इसका है कि आप पूरी सांस जितनी भी आपके फेफड़े में उसको पूरा बाहर निकाल लीजिए। गर्दन ऊपर करें, पूरा बाहर निकालें और इसको अंदर जोर से लंबा गहरा खींच के सांस को रोकें ताकि अंदर पाउडर को बैठने के लिए टाइम मिल जाए। देखिए, ऐसे कम से कम आपको 10 मिनट रोकना है।
10 सेकंड बाद आप ना नाक के द्वारा सांस छोड़ सकते हैं। कम से कम 10 सेकंड रखें, और अगर ज़्यादा रुक सकें तो और भी अच्छा है। इसके बाद आपके जो गले में पाउडर रह गया है उसको आपको कुल्ला करके बाहर थूक देना है। आप नॉर्मल सामान्य पानी से कुल्ला करके बाहर इसको थूक सकते हैं। ये दूसरी डिवाइस है, ये भी पिन बेस्ड डिवाइस है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें केवल खोलना है आपको, जस्ट एक कैप्सूल आपको डालना है वापस इसके अंदर, ठीक, और इसको वापस जाके लगा देना है। इसमें 2 पिन होती हैं जो अपने आप इसको पियर्स कर लेती हैं। इसमें दबाना है कुछ नहीं है, इसको इस तरीके से होल्ड करना है। सेम प्रोसीजर वैसे ही करेंगे, पूरी सांस गर्दन ऊपर करेंगे, पूरी सांस को बाहर निकालेंगे, फेफड़े खाली करेंगे और जोर से लंबा गहरा खींचेंगे और 10 सेकंड के लिए रोकेंगे। ये दूसरी डिवाइस है। तीसरी जो आपकी डिवाइस है इसको हम बोलते हैं इनहेलर या PMDI बोलते हैं, है ना, प्रेशराइज मीटर डोज इनहेलर बोलते हैं। इसका भी सेम है। आप देखें, अगर सबसे पहले जब भी कभी भी आप नई डिवाइस जब भी आप खोलते हैं तो उसको शेक करके दोनों बार, जब भी नहीं करते 2 बार हमें आउट बाहर इसको करना होता है, ताकि इसमें जो प्रिजर्वेटिव लगा होता है वो जाके प्रेशराइजर जो लगा होता है वो बाहर निकल जाए, ऊपर जो आ जाता है। अब आपको कभी दोबारा बाहर इसमें आउट नहीं करना, अभी क्योंकि एक बार आउट कर चुके हैं, जब भी अभी यूज़ करें उसको पहले शेक करना है। इसका अच्छा तरीका होता है आपकी डायरेक्ट लेने की बजाय पे आप स्पेसर से लें। दूसरी बार हम आपको स्पेसर से ही बताएंगे, अभी हम इसको शेक करेंगे, कैसे लेना है वो हम आपको बताएंगे। इसको इस तरीके से होल्ड करना है, अंगूठी को ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, ठीक, इसको ऐसे होल्ड करना है, इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक। सेम गर्दन ऊपर करना है, सांस पूरी बाहर निकालना है। और इसमें सबसे पहले हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन कहते हैं हम इसको। जब आप दबा रहे हो उस समय आप सांस को अंदर खींचे, इसको आपको हिलाना है और सांस पूरी बाहर निकालनी है। 10 सेकंड बाद आपको सांस छोड़ देनी है, कम से कम 10 सेकंड आपको रोकना है। देखिए इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन की परेशानी होती है कि जब आप इसको आप दबा रहे हो उसी समय आपको खींचना पड़ता है। इनहेलर में कभी कभार ये परेशानी हो सकती है आपकी कि आपको हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन ना बन पाए। उसका मतलब है, हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आप जब इसको प्रेस करेंगे उसी समय आपको सांस अंदर खींचनी है। अगर ऐसी परेशानी आती है या मरीज जो बहुत ही वृद्ध हैं, जो इस तरीके से लंबी सांस नहीं खींच पाते हैं, इन दोनों परेशानी के सॉल्यूशन के लिए स्पेसर का यूज कर सकते हैं हम। स्पेसर छोटा स्पेसर भी हो सकता है, बड़ा स्पेसर भी हो सकता है। तो देखें स्पेसर का हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए ये छोटा वाला स्पेसर है ना, इसमें आपको मुंह लगाना है माउथ पीस से, और यहाँ पे आपको जाके इसके पर ढक्कन निकालें, फिर शेक करें और यहाँ जाके आपको इसको फिट करना है, इसको मुंह में रखना है और सेम टू सेम जैसे आपने पहले बताया था उस तरीके से आपको लेना है। दूसरा जो एक स्पेसर, एक बड़ा वाला स्पेसर आता है, इसको हम वीटी स्पेसर भी कहते हैं। वीटी स्पेसर है, वीटी स्पेसर 2 हिस्से में रहता है। इसको आपको कनेक्ट करना है, इसको घुमा के लॉक करना है, ये कनेक्ट के लॉक हो गया, अब ये निकलेगा नहीं। इसमें वॉल्व होती है, ठीक है, तो जब सांस खींचेंगे तो ये वॉल्व खुल जाती है और सांस जब छोड़ेंगे आप तो ये वॉल्व बंद हो जाती है। इसको भी शेक करना है आपको पहले, ठीक है। इसमें आप 2 तरीके से सांस लेके आप कर सकते हो। एक तरीका होता है टाइडल वॉल्यूम बेस्ड, मतलब आपको उसमें कुछ नहीं करना है। जो पेशेंट लंबी सांस नहीं खींच पाते, ये तरीका उनके लिए है। इसको आपको लगाना है, इसको ओंठों में आपको फंसाना है, दांतों के बीच में, और ओंठों से टाइट करना है और आप इसको दबाना है। जैसे आप दबाते हैं वैसे आपको सांस अंदर नॉर्मल खींचनी है, नाक से छोड़नी है, खींचनी है, नाक से छोड़नी है। इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम बेस्ड इनहेलेशन। ऐसे रखें,
एक बार आपको प्रेस करना है, 5-6 बार आपको सांस मुंह से लेनी है, नाक से छोड़नी है, मुंह से लेनी है, नाक से छोड़नी है, मुंह से लेनी है, नाक से छोड़नी है 5 बार। दूसरा तरीका इसमें क्या है आपको कि जब आपको लंबी गहरी सांस लेनी उसी समय आपको उसको दबाना है और लंबा गहरा एक बार लेना है, उसको रोकना है जब तक आप रोक सकते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देना है, कम से कम 10 सेकंड तक आपको रोकना है। तो तरीका ऐसे है, तो शेक करना है, इसको मुंह में फंसाना, हल्का सा ऊपर करना है गर्दन, और आपको 3 अपने खुद से 1 2 3 बोलना है। जैसे आप 3 बोलेंगे वैसे आपको लंबा गहरा सांस लेना है। दस सेकंड तक रुकना है। दोनों ही जो तरीके हैं वो इक्वली इफेक्टेड हैं। इसका फायदा क्या होता है कि आपके गले के पीछे की जो दीवार होती है पोस्टीरियर वॉल, उसमें जमा नहीं होता। आप अगर बिना स्पेशल के यूज कर रहे हैं तो कई बार आपका पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में जाके पाउडर सीधा लगता है और गले में खराश पैदा करता है। स्पेशल के साथ आप वो एक परेशानी नहीं रहती। इस डिवाइस को सिंक्रोब्रीथ बोलते हैं। एक इनहेलर का ही मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या करना है, आपको ही दबाना है, पुश नहीं करना है। तो हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसको जस्ट आपको ओपन करना होता है। पहले शेक करना है डेफिनेटली, फिर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको केवल मुंह से खींचना है और कुछ नहीं करना है। इसको हल्का सा गर्दन ऊपर करें, लंबे गहरी सांस खींच के उसको अंदर रोकें। दस सेकंड तक रोकें, उसके बाद आप एक्सेल कर सकते हैं। तो सिंक्रोब्रीथर है, इसमें आपको ना पुश करना है ना हैंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। बस आपको एक लंबी डीप ब्रीथ लेनी है और उसको एक समय तक रोकना है, कम से कम 10 सेकंड तक। उससे ज़्यादा रोक पाए तो और भी अच्छा है। इस डिवाइस जो है इसको हम बोलते हैं पीक फ्लो मीटर। ये अस्थमा के डायग्नोसिस में और अस्थमा की मॉनिटरिंग में काम आती है। डायग्नोसिस मतलब कि हम अस्थमा है कि नहीं है इससे मालूम चलता है, और अस्थमा कंट्रोल है कि नहीं है ये भी मालूम चलता है। अस्थमा कब खराब होने वाला है ये भी इससे मालूम चल सकता है। अस्थमा कब वेल कंट्रोल है ये भी मालूम चल सकता है। इसमें दवाई हमें अस्थमा की कितनी देनी है उसको मॉनिटर भी हम इस डिवाइस से कर सकते हैं कि अस्थमा की दवाई कम करना है या अस्थमा की दवाई बढ़ाना है। क्योंकि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप हमेशा एक से दवाई नहीं चला सकते। जब भी परेशानी अनुकूल होती है तो हमें दवाई को स्टेप डाउन करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। और जब भी परिस्थिति प्रतिकूल होती है, जैसे मौसम बदलता है, कोई इन्फेक्शन होता है, ठंड पड़ती है, या अचानक से मौसम में परिवर्तन होता है, पेशेंट को एलर्जेंस भी ज़्यादा आ जाते हैं, पेशेंट को परेशानी बढ़ जाती है, तो हमें उसमें डिवाइस को स्टेप अप करना पड़ता है। तो ये जो है डिवाइस जो है, इस डिवाइस का यही काम है कि ये परेशानी होने से पहले मरीज को बता सकती है कि परेशानी आने वाली है। तो हम इसको देखें कैसे यूज करते हैं। एक 0 पर रखना है, इसको लगाना है और इसको पूरी ताकत से पहले सांस अंदर भरनी है, फिर पूरी ताकत से फेंकनी है। ऐसा 3 बार करना है और जो बेस्ट रीडिंग होगी उसे हमें नोट कर लेना है। एक बार हमें इसको मॉर्निंग के समय करना होता है और एक बार हमें इसको इवनिंग के समय करना होता है। सांस हम अंदर खींचे पूरा, तो पूरी तरह से हमें निकाला, एक रीडिंग इसमें आई। ऐसा हमें 3 बार करना है और इस रीडिंग को हमने नोट कर लिया। ऐसा हमें 3 बार करना है और 3 बार में जो भी सबसे मैक्सिमम रीडिंग होगी उसको हमें एक पेपर के ऊपर लिख लेना होता है। पहली बार 550 आई थी, अभी 500 आई है, अभी 500 आई है। ठीक है, अब इसको हम वापस नीचे लाएंगे। ये रीडिंग है, तीसरी बार हम करेंगे। तो इन 3 रीडिंग में से सबसे पहले जो रीडिंग थी वो 550 थी। तो जो भी हाईएस्ट रीडिंग होगी उसको हम एक चार्ट में भर लेते हैं। चार्ट इसके अंदर होगा, एक चार्ट होता है, इसमें आपको मॉर्निंग और इवनिंग का लिखना होता है। तो मॉर्निंग में हमने 3 रीडिंग लेके देख ली
उसमें से पहली रीडिंग हमने भर ली, इवनिंग 3 रीडिंग ली, उसमें से हमने भर ली। इसको मॉर्निंग इवनिंग के अलावा हम, जैसे ऑक्यूपेशन अस्थमा होता है, ऑक्यूपेशन अस्थमा मतलब कि जब हम सांस की परेशानी तब हो रही है जब हम वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। उसमें 2 तरीके से हो सकता है, एक तो साइकोलॉजिकल हो सकता है कि हम वहाँ स्ट्रेस है, उसके कारण सांस में ऐसा लग रहा है कि सांस में परेशानी हो रही है। दूसरा, वाकई में क्या वहाँ ऐसे एलर्जेंस से कारण आपको सांस में परेशानी हो रही है, उसको भी इस डिवाइस की मदद से हम पता कर सकते हैं। जब आप काम पे जाते हैं तो इसको साथ में ले जाएं, बहुत हैंडी है, साथ में ले जाएं और वहाँ पे जाके इसको मेजरमेंट करें, और जब आप घर पे आते हैं वापस तब एक बार मेजर करें। इसमें अगर आपको अंतर पाया जाता है 20% या 20% से ज़्यादा अगर अंतर पाता है, इम्प्रूवमेंट या डिक्रेशन आता है, तो हमें समझते हैं कि वो हमारा जो है अस्थमा, उसमें हम बहुत हद तक मानते हैं कि अस्थमा है मरीज को, या ऑक्यूपेशनल अस्थमा है। तो अस्थमा के डायग्नोसिस के लिए और मॉनिटर करने के लिए ये जो है पीक फ्लो मीटर है, इसकी बहुत ही उपयोगिता है। तो हर मरीज, अस्थमा के सारे मरीजों को ये डिवाइस उनके पास होनी चाहिए, ताकि वो अपना खुद की डायग्नोसिस भी कर सके और साथ में ड्रग की मॉनिटरिंग और डिसीज की मॉनिटरिंग भी कर सके।